कहानी की शुरुआत होती है आर्कटिक ओशन से, जहां जूलिया और ऑस्कर पानी में सोनार डिवाइस इंस्टॉल करके एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तभी ऑस्कर को एक इमरजेंसी कॉल आती है जिसमें तूफान की चेतावनी दी जाती है और जल्दी निकलने को कहा जाता है। इसी दौरान एक रूसी सबमरीन दूर से आने वाली तेज आवाजों को डिटेक्ट करती है और समंदर का लेवल ऊपर उठता देखकर टीम हैरान रह जाती है। वहीं जूलिया के स्कैनर्स गलत रीडिंग दिखाने लगते हैं और कैंप के आसपास की बर्फ टूटनी शुरू हो जाती है। यह देख ऑस्कर जूलिया को फौरन निकलने के लिए कहता है, लेकिन जूलिया पहले अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करना चाहती है। बिगड़ते मौसम को देखकर वह ऑस्कर की स्नो मोबाइल पर बैठ जाती है और दोनों वहां से निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ सबमरीन की टीम को पता चलता है कि जो आवाजें सुनाई दे रही थीं, वो लहरों की नहीं बल्कि किसी बायोलॉजिकल जीव की हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक विशाल क्रीचर सबमरीन से टकरा जाता है और सारे इमरजेंसी अलार्म बज उठते हैं। टीम को लगता है कि क्रीचर सबमरीन को पकड़कर नीचे खींच रहा है। इधर जूलिया और ऑस्कर जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पीछे की बर्फ लगातार टूट रही होती है। तभी ऑस्कर की नजर सामने उठते भयानक बर्फीले तूफान पर पड़ती है। घबराहट में बैलेंस बिगड़ने से उसकी स्नो मोबाइल बर्फ की चट्टान से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है और होश आने तक उनका कैंप भी तूफान की चपेट में आकर तबाह हो चुका होता है। इधर पानी के नीचे लगातार सबमरीन पर हमले हो रहे थे और ये हमले करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही विशाल क्रीचर था जिसे रोकने के लिए टीम उस पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। तभी रोशनी में उन्हें क्रीचर के कुछ विशालकाय टेंटेकल दिखाई देते हैं। इससे पहले कि टीम उन टेंटिकल्स के बारे में कुछ और जान पाती, क्रीचर दोबारा सबमरीन पर हमला करके उसे तबाह कर देता है। लेकिन डूबने से ठीक पहले कैप्टन आखिरी पल में टीम को इमरजेंसी सिग्नल छोड़ने का ऑर्डर देता है ताकि सिग्नल मिलने पर उनकी नेवी उन्हें जल्द ही बचाने आ सके, क्योंकि इस सबमरीन में बहुत ही पावरफुल हथियार थे। इसलिए अब ऑफिसर्स एक रेस्क्यू टीम को उन हथियारों को वापस लाने का ऑर्डर देते हैं और इस टीम का लीडर विक्टर को बनाया जाता है, जो असल में गायब हुई सबमरीन के कैप्टन का भाई था। जब विक्टर की मां को पता चलता है कि वह हथियार वापस लाने के मिशन पर जा रहा है तो वह पहले काफी परेशान होती है, लेकिन फिर गुड लक के तौर पर उसे उसके पिता की घड़ी देती है जो अब इस दुनिया में नहीं थे। विक्टर घड़ी लेकर मिशन पर जाने के लिए घर से निकलता है, जहां उसकी मुलाकात उसके पिता के पुराने दोस्त एडमिरल ओलेशांस्की से होती है, जो थोड़े गुस्सैल स्वभाव के थे और उन्हें भी हेडक्वार्टर की तरफ से इस मिशन का हिस्सा बनाया गया था। अब जैसे ही विक्टर सबमरीन में एंटर करता है तो क्रू के कई मेंबर्स उससे शिकायत करते हुए कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उन्हें छुट्टियां खत्म होने से पहले ही बुला लिया गया। यह सुनकर विक्टर अभी उन्हें कुछ नहीं बताता और बात को टाल देता है। इसके बाद हम जूलिया और ऑस्कर को देखते हैं जो इस बर्फीले तूफान में इधर उधर भटक रहे थे और अब उनकी हिम्मत भी पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि उनके पास न तो खाने के लिए कुछ था और न ही रहने के लिए कोई जगह थी। ऊपर से सैटेलाइट फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहे थे, लेकिन जूलिया किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहती थी। इसी दौरान सिग्नल ढूंढते ढूंढते जूलिया एक गहरी खाई के पास पहुंच जाती है और लगभग गिरने ही वाली होती है कि तभी ऑस्कर आकर उसे बचा लेता है। जब जूलिया दोबारा फोन चेक करती है तो उसमें सिग्नल आ चुके होते हैं। ये देख जूलिया जल्दी से एक ऑनएल रिग कंपनी से कांटेक्ट करती है, लेकिन तूफान का शोर इतना ज्यादा था कि कंपनी का मेंबर उसकी एक भी बात ठीक से नहीं समझ पाता और कुछ ही सेकंड में सिग्नल गायब होने की वजह से कॉल कट हो जाती है। जूलिया और ऑस्कर की हिम्मत अब लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ऑस्कर आखिरी उम्मीद के तौर पर एक फ्लेयर गन चला देता है कि तभी जूलिया की नजर सामने बर्फ की सतह पर पड़ती है, जहां एक लाल रंग की रोशनी चमक रही होती है। लेकिन वह क्या है, ये जानने के लिए दोनों उस रोशनी की तरफ दौड़ते हैं और पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि ये वही इमरजेंसी सिग्नल है जिसे गायब हुई सबमरीन के कैप्टन ने रिलीज किया था। जूलिया और ऑस्कर अच्छी तरह जानते थे कि इस सिग्नल को ढूंढते हुए रेस्क्यू नेवी जरूर आएगी, इसलिए जूलिया ऑस्कर से यहीं रुकने के लिए कहती है। इधर कई घंटों का सफर तय करने के बाद विक्टर की सबमरीन उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां उसके भाई की सबमरीन गायब हुई थी। उन्हें इमरजेंसी सिग्नल की लोकेशन भी मिल चुकी होती है, इसलिए विक्टर अपनी टीम को उसी जगह जाने का ऑर्डर देता है। वहां पहुंचने पर उन्हें कोई सबमरीन तो नहीं मिलती, लेकिन दो थके हारे जियोलॉजिस्ट मिल जाते हैं जिनकी हालत बहुत खराब थी। विक्टर उन्हें जल्दी से अपनी सबमरीन में ले जाता है, हालांकि इसके पीछे उसका एक मकसद छुपा होता है। वह जूलिया और ऑस्कर के जरिए यह जानना चाहता था कि आखिर उसके भाई की सबमरीन के साथ क्या हुआ था। जब वह जूलिया से यह सवाल करता है तो उसके पास भी इसका कोई साफ जवाब नहीं होता। जूलिया बताती है कि शुरुआत में उसे लगा था कि यह सब उनके सोनार डिवाइस के विस्फोट की वजह से हुआ है, जिससे समुद्री भूकंप आया होगा, लेकिन जब उसने अपने इक्विपमेंट्स चेक किए तो किसी भी डिवाइस ने उस दिन भूकंप को रिकॉर्ड ही नहीं किया था। तब जूलिया को यकीन हो जाता है कि इतनी भयानक हलचल भूकंप से नहीं बल्कि किसी समुद्री क्रीचर की वजह से हुई है। यह सुनते ही विक्टर को पिछले दिन हुई एक रहस्यमयी घटना याद आ जाती है। दरअसल आर्कटिक सर्कल में एंटर करने से पहले उनके रडार ने एक अजीब सिग्नल पकड़ा था जो असल में व्हेल मछलियों का झुंड था। यह झुंड बार बार उनकी सबमरीन से टकरा रहा था, जैसे जानबूझकर उन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहता हो। लेकिन एडमिरल ओलेशांस्की उन्हें भगाने के लिए लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल रिलीज करने का ऑर्डर दे देता है। विक्टर ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इससे व्हेल मछलियों को नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन एडमिरल ओलेशांस्की उसकी एक भी बात नहीं सुनता। लो फ्रिक्वेंसी ऑन होते ही सारी मछलियां दूर भाग जाती हैं
हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाती हैं। ये देख टीम मेंबर्स हैरान रह जाते हैं। तभी उन्हें समंदर की गहराई से एक और अजीब सिग्नल मिलता है और व्हेल मछलियां एक एक करके दूर होना शुरू हो जाती हैं। जब टीम मेंबर्स उस सिग्नल को चेक करते हैं तो उन्हें एक विशाल क्रीचर दिखाई देता है जो एक ही झटके में एक व्हेल मछली को अपना शिकार बना लेता है और फिर उनकी सबमरीन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख एडमिरल ओलेशांस्की उस पर हमला करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन विक्टर उन्हें यह कहकर रोक देता है कि वे किसी पर ऐसे हमला नहीं कर सकते। इसके बाद विक्टर सबमरीन को पास की ही एक बर्फीली दरार में ले जाने को कहता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि इतना बड़ा क्रीचर उस तंग दरार में नहीं घुस पाएगा, और ऐसा ही होता है। टीम सबमरीन को समंदर की गहराई में छुपा देती है जिसे क्रीचर देख नहीं पाता और थक हार कर वहां से चला जाता है। इस तरह विक्टर के एक फैसले ने सबकी जान बचा ली थी। वहीं जब विक्टर जूलिया की पूरी कहानी सुनता है तो वह समझ जाता है कि यही वही क्रीचर है जिसने बर्फ तोड़कर उनकी पहली सबमरीन को तबाह किया था। जूलिया, जो कि एक स्वीडिश नागरिक है, बचपन से ही समुद्री राक्षसों पर विश्वास करती आई थी, इसलिए वह अब इस भयानक खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी और विक्टर से गुजारिश करती है कि उसे और ऑस्कर को उसी ओनाइल रिग कंपनी पर छोड़ दे जहां उसने पहले कांटेक्ट किया था, क्योंकि उसे लगता था कि क्रीचर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। विक्टर जब कंपनी की लोकेशन चेक करता है तो पता चलता है कि वह ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए वह दोनों को वहां छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में एक बार फिर टीम अपनी स्क्रीन पर उसी अजीब सिग्नल को नोटिस करती है। टीम यह नहीं देख पाती कि क्रीचर अब मिट्टी के नीचे से धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही वे लोग रिग कंपनी के पास पहुंचकर वहां के इंचार्ज से कांटेक्ट करने वाले होते हैं, तभी समंदर में तेज हलचल शुरू हो जाती है। तेज लहरों के साथ पानी के अंदर से कई विशालकाय टेंटेकल बाहर निकलते हैं और मजबूत स्टील ओनेल रिग कंपनी को पल भर में तबाह कर देते हैं। विक्टर जब टेलीस्कोप के जरिए बाहर देखता है तो उसे क्रीचर का असली रूप दिखाई देता है। वह क्रीचर असल में एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस होता है, जिसका चेहरा देखकर टीम के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पूरी कंपनी समंदर में समा जाती है। इसलिए अब विक्टर की टीम के पास यहाँ से भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, जबकि ऑक्टोपस रिग को तबाह करने के बाद उनकी सबमरीन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख एडमिरल ओलेशांस्की गुस्से में कमान अपने हाथ में ले लेते हैं और टीम को 2 टॉर्पीडो फायर करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ओनेक्टोपस अभी भी जिंदा रहता है और हमले की वजह से और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ओनेक्टोपस तेजी से उनकी सबमरीन की ओर बढ़ने लगता है। यह देख एडमिरल ओलेशांस्की डर जाते हैं और कमान दोबारा विक्टर को सौंप देते हैं। कमान मिलते ही विक्टर सबमरीन को दूसरी दिशा में मोड़ने का आदेश देता है, जिससे वे सीधे हमले से तो बच जाते हैं, लेकिन एक टेंटेकल सबमरीन से टकरा जाता है। इस टक्कर से सबमरीन के कई पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं और वह समंदर में डूबने लगती है। तभी ऑक्टोपस दोबारा हमला करता है, जिसके चलते टॉर्पीडो रूम में आग लग जाती है और वहां करीब 7 लोग फंस जाते हैं। ओनेक्टोपस एक और हमला करके सबमरीन को नीचे खींचने की कोशिश करता है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। यह देख विक्टर सभी टीम मेंबर्स को साइलेंट मोड में रहने का आदेश देता है, क्योंकि समुद्री जीव अक्सर आवाज से आकर्षित होते हैं। विक्टर आग बुझाने का काम भी रुकवा देता है, जिसकी वजह से टॉर्पीडो रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने लगती है, लेकिन उसका प्लान कामयाब हो जाता है। जब क्रैकन को कोई आवाज नहीं मिलती तो वह वहां से चला जाता है। उसके जाते ही टॉर्पीडो रूम में फंसे लोगों को बाहर निकालकर उनका इलाज शुरू किया जाता है, जिसमें ऑस्कर और जूलिया भी विक्टर की मदद करते हैं और क्रू का भरोसा जीत लेते हैं। बाद में जूलिया विक्टर को क्रैकन के बारे में बताती है। वह कहती है कि कहानियों के अनुसार क्रैकन सालों तक सोता रहता है, लेकिन उनके धमाकों ने शायद उसे गहरी नींद से जगा दिया है, इसलिए वह अब उनसे बदला लेना चाहता है। अगर जिंदा रहना है तो सोनार बंद करना होगा। जूलिया यह भी बताती है कि ऑक्टोपस शिकार करने के बाद उसे गुफा में खींच कर ले जाता है, जिसका मतलब यह था कि विक्टर के भाई की सबमरीन जूलिया के पुराने कैंप के पास ही हो सकती है। इसी दौरान एक ऑफिसर साइलेंट मोड की रिकॉर्डिंग से एक अजीब सिग्नल पकड़ता है जो जूलिया के कैंप की लोकेशन से ही आ रहा होता है। विक्टर अब अपने क्रू को समझाता है और अपने भाई बाकी लोगों को बचाने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। कुछ क्रू मेंबर्स इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि उनके हथियार उस भयानक ऑक्टोपस का सामना नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन विक्टर कप्तान होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाने का फैसला करता है। क्रू के राजी न होने के बावजूद विक्टर सबमरीन को खोजने निकल पड़ता है और मजबूरी में बाकी क्रू मेंबर्स को भी उसका साथ देना पड़ता है। इसके बाद वे एक बेहद खतरनाक खाई के पास पहुंचते हैं। उस खाई में उतरने के लिए विक्टर एक मिनी सबमरीन का इस्तेमाल करता है और अपने साथ 2 ऑफिसर्स को भी ले जाता है, जहां नीचे खाई में उन्हें सैकड़ों डूबे हुए जहाज मिलते हैं। यानी जूलिया ने जो क्रैकन की कहानी सुनाई थी वह झूठ नहीं बल्कि सच थी। इसी दौरान उन्हें विक्टर के भाई की भी सबमरीन मिल जाती है, जिसका अगला हिस्सा थोड़ा सही सलामत था, इसलिए विक्टर उसी हिस्से से अपनी मिनी सबमरीन को जोड़ देता है। अंदर जाकर वह अपना भाई अलेक्जेंडर और उसका क्रू देखता है, जो अब भी जीवित थे। अपने भाई को जीवित देखकर विक्टर को बहुत खुशी होती है और साथ ही हैरानी भी होती है, क्योंकि इतने दिन क्रैकन से बचकर रहना कोई आसान बात नहीं थी। अलेक्जेंडर बताता है कि उन्होंने क्रैकन से बचने के लिए साइलेंट मोड का इस्तेमाल किया था, तभी वे सभी बच पाए। अब क्योंकि मिनी सबमरीन में जगह कम थी, इसलिए विक्टर 2 राउंड में क्रू मेंबर्स को बाहर निकालने का फैसला करता है। पहले
पहले राउंड में टीम को सबमरीन में बैठा कर रवाना कर देता है, जबकि वह खुद अपने भाई के साथ वहीं रुकता है। लेकिन जैसे ही टीम आधे रास्ते पर पहुंचती है तो क्रैकन फिर से जाग जाता है। विक्टर और अलेक्जेंडर विशेष मिसाइल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। काफी मशक्कत के बाद जब कंप्यूटर ऑन होता है तब मिसाइल एक्टिवेट हो जाती है। तभी क्रैकन भी मैन सबमरीन पर हमला करने ही वाला होता है और मिनी सबमरीन से एक ट्रैकर गलती से स्टार्ट हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर क्रैकन उसकी तरफ बढ़ जाता है। एडमिरल ओलेशांस्की मौके का फायदा उठाकर मेन सबमरीन को समुद्र के ऊपर ले जाने का आदेश देते हैं, जबकि विक्टर और अलेक्जेंडर मिसाइल में कोड डालकर उसे ऑन कर देते हैं। लेकिन तब तक क्रैकन उनके पास पहुंच चुका होता है। अब उसके टेंटेकल्स विक्टर की सबमरीन को जकड़ने लगते हैं। ये देख दोनों भाई मरने से पहले रेडियो के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते और क्रैकन की सबमरीन को तबाह करने से पहले एक साथ सोचकर जोरदार ब्लास्ट करते हैं, जिससे क्रैकन आग में झुलसने लगता है और एक रोशनी की किरण आर्कटिक की बर्फ को चीरते हुए आसमान में जाती दिखाई देती है। अब सबमरीन पूरी तरह डूबने लगती है और इसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। दोनों भाई मिनी सबमरीन की तरफ भागते हैं, लेकिन एक तेज लहर उन्हें अलग कर देती है। विक्टर अलेक्जेंडर का हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है और जैसे तैसे उसे मिनी सबमरीन में ले आता है। लेकिन मुश्किल यह थी कि अब मिनी सबमरीन डूब रही जहाज से अलग नहीं हो पा रही थी, जबकि मिसाइल कुछ ही सेकंड में ब्लास्ट होने वाली थी। इस मुश्किल स्थिति में अचानक विक्टर को इमरजेंसी लीवर याद आता है। वह पूरी ताकत लगाकर उसे खींचता है, जिससे मिनी सबमरीन ब्लास्ट से पहले सुरक्षित बाहर निकल जाती है। पानी के बाहर एडमिरल ओलेशांस्की और पूरा क्रू उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन देर होने के कारण उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि विक्टर और उसका भाई आएंगे। तभी पानी को चीरते हुए मिनी सबमरीन बाहर आती है, जिसमें विक्टर और अलेक्जेंडर मौजूद होते हैं। इन्हें देखकर पूरा क्रू खुशी से झूम उठता है और सभी राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद विक्टर अपने पिता की घड़ी अलेक्जेंडर को देता है, लेकिन वह लेने से मना कर देता है और कहता है कि तुम इसके असली हकदार हो, इसलिए तुम ही इसे अपने पास रखो। कुछ समय बाद पूरा क्रू रूस पहुंच जाता है और दोनों भाई अपने परिवार से मिलते हैं। इस तरह यह खतरनाक और नामुमकिन सा लगने वाला मिशन आखिरकार सफल हो जाता है और मूवी यहीं दी एंड होती है।